दोस्तों, शेयर मार्केट की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो हुंडई मोटर्स का लिमिटेड का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और ये आईपीओ अब तक का भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं या नहीं, और मार्केट का क्या सिनेरियो होता है जब इतने बड़े साइज़ का आईपीओ मार्केट पे आता है। और इससे पहले जो जो आईपीओ अब तक मार्केट में आए थे इतने बड़े साइज़ के, लिस्टिंग के दौरान और बाद में उस आईपीओ का क्या पोजीशन रहा, वो सब जानेंगे हम इस वीडियो में। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इस इशू में आपको पैसे लगाने हैं या नहीं, और क्या इस आईपीओ का जीएमपी चल रहा है। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट करें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हुंडई मोटर का आईपीओ, जैसे कि आप सभी को मालूम है, 15 अक्टूबर से ये आईपीओ ओपन हुआ है और ये 17 अक्टूबर तक आप इस इशू पे पैसे लगा सकते हैं। 18 अक्टूबर को इसका अलॉटमेंट होगा, रिफ़ंड 21 अक्टूबर को आएगा और लिस्टिंग डेट जो है वो 22 तारीख। तो मतलब जो जो इम्पोर्टेंट डेट है वो पहले तो आज से लेकर 17 तारीख तक आप इस इशू पे अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट आपको जो होगी वो 18 तारीख को पता चल जाएगा और इसकी लिस्टिंग जो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होगी वो 22 तारीख को होगी। और इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि आईपीओ का साइज़ क्या है। तो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ये होने वाला है 27,870 27,870 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, जो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ होने अब तक का भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है। तो दोस्तों, अब आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि इतने बड़े जो साइज़ के जो आईपीओ आते हैं उस आईपीओ में लिस्टिंग के दौरान क्या चीज़ देखने को मिलती है, और इससे पहले जो आईपीओ आए थे उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलआईसी का आईपीओ। तो एलआईसी का आईपीओ हुंडई से अब तक सबसे सेकंड लास्ट सबसे बड़ा आईपीओ रहा है। 21,000 करोड़ का ये आईपीओ था और इसकी जो लिस्टिंग थी, ये जो आईपीओ की जो बिडिंग थी वो 4 मई 2022 का ये आईपीओ था। और जब इसकी लिस्टिंग हुई थी तो ये अपने इशू साइज़ के आसपास, शायद इसका इशू प्राइस जो था वो 600 रुपये के आसपास का था। तो वो इशू साइज़ के आसपास ही ओपन हुआ था और लिस्टिंग के साथ ही वो आईपीओ से जो अपना जो इशू प्राइस था उस इशू प्राइस से नीचे आता हुआ देखने को मिला था और काफ़ी महीनों तक ये अपने इशू प्राइस से काफ़ी नीचे जाता हुआ देखने को मिला था। तो ये तो बात हुई थी एलआईसी की। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम की। तो पेटीएम का जो आईपीओ का साइज़ था वो 18,300 करोड़ का आईपीओ था और जो इसका प्राइस बैंड रखा गया था वो 2080 करोड़ का पर इक्विटी शेयर्स का ये आईपीओ था। और इसकी भी जो लिस्टिंग थी ये तो बहुत ही गंदा भयानक, मतलब आज की डेट तक ये अपने इशू प्राइस से ऊपर नहीं उठ पाया है। और एक समय तो ऐसा आया था कि 2080 का जो इशू प्राइस था उस प्राइस से ये शेयर लगभग 300 रुपये के आसपास भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी 300 से लेकर मतलब यहाँ से ये शेयर ज़रूर डबल हुआ है, ये 700 से 800 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी भी जिस किसी ने भी आईपीओ में पैसे लगाए होंगे उनके पैसे अभी भी इस आईपीओ में फंसे हुए देखने को मिलेंगे। तो ये बात थी पेटीएम की। हालांकि पेटीएम की एक कहानी और है कि पेटीएम एक न्यू एज कंपनी थी और लॉस मेकिंग कंपनी थी और इतने बड़े आईपीओ का साइज़ लेकर आई थी और उनका जो वैल्यूएशन था वो कहीं भी सही नहीं बैठ रहा था। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे पेटीएम के रेस्पेक्ट में। अब आगे हम बात कर लेते हैं कोल इंडिया की। तो कोल इंडिया का जो आईपीओ का साइज़ था अपने ज़माने पे, याद रखना है दोस्तों, ये आईपीओ जो था कोल इंडिया का आईपीओ 2010 में आया था। मतलब आज से 14-15 साल पहले ये आईपीओ आया था। तब ये 16,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ था, अपने समय का सबसे बड़ा आईपीओ माना गया था, जिसका प्राइस बैंड 245-225 के आसपास का रखा गया था। और काफ़ी साल था, अगर आप 10 साल तक इस आईपीओ ने बहुत पेशेंस टेस्ट किया। इसने जो इसका जो इशू प्राइस है 245 से 225 इस रेंज पर ही ये पूरा 10 साल इसने बिता दिए। इवन एक समय तो ऐसा आया था कि ये 100 रुपये के आसपास, 100 रुपये के नीचे भी ट्रेड करता हुआ कोविड के समय आपको देखने को मिल गया था। हालांकि इस पेशेंस के बाद आज से 2 साल पहले की अगर हम बात करें 22-23 की, तो 22-23 के बाद से ही इसने 200 और 300 का लेवल क्रॉस किया और आज ये 450-500 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल समरी ये थी अब तक की, चाहे आप एलआईसी की बात करें, पेटीएम की बात करें या कोल इंडिया की बात करें, लिस्टिंग के समय इतने बड़े आईपीओ को जो साइज़ होता है उसमें पैसे अब तक के आईपीओ में नहीं बनते हुए देखने को मिले। इसका एक कारण ये है कि
इतने बड़े साइज़ के जो आईपीओ आते हैं, जैसे हुंडई का जैसे 27,870 करोड़ का आईपीओ आया है, तो अब जिन जिन लोगों को आईपीओ चाहिए वो सारे इस पे अप्लाई करेंगे और सारे को आईपीओ मिल जाएंगे। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है, चाहे आप चेन्नई कैटेगरी की बात करिए, चाहे आप रिटेलर कैटेगरी की बात करिए, क्योंकि इतने बड़े साइज़ का आईपीओ 27,870 करोड़ का आईपीओ तो आ रहा है। तो जितने लोगों को चाहिए सब अप्लाई करेंगे और हर किसी को आईपीओ का अलॉटमेंट जितना चाहिए उतना अलॉटमेंट मिलेगा। 1 लॉट 2 लॉट जितना चाहेंगे आपको उतना अलॉटमेंट इसमें मिल जाएगा। तो जब मार्केट में, जब ये सेकेंडरी मार्केट में लिस्ट होता है, तो उस दिन पे मतलब यानी कि शेयर मार्केट में जब ये लिस्ट होता है, तो उस दिन पे क्या होता है, केवल सप्लाई आती है और सामने से डिमांड नहीं रह जाती, क्योंकि जिसको लोगों को आईपीओ चाहिए होता है वो लोग ऑलरेडी आईपीओ में पैसे लगा कर बैठे होते हैं, और जिनको नहीं चाहिए होता है वो तो कभी इसको खरीदेगा ही नहीं। तो उस दिन क्या होता है, अलॉटमेंट के दिन केवल सप्लाई आती है, या तो जो खरीदे हुए हैं, जो आईपीओ में पैसे लगाए हैं, वो उस पैसे को विड्रॉ करते हैं और सामने से डिमांड नहीं आती। और यही रीज़न होता है कि इतने बड़े साइज़ के जो आईपीओ आते हैं ना, लिस्टिंग डे पर कभी कमाल नहीं करते। हालांकि अगर मैं पेटीएम को छोड़ दूं, तो पेटीएम के अलावा हुंडई की बात कर लूँ, एलआईसी की बात कर लूँ, कोल इंडिया, किसी के फंडामेंटल में खराबी नहीं है। फंडामेंटल में किसी के खराबी नहीं है। आप लिस्टिंग का इंतज़ार करिए, लिस्टिंग के इंतज़ार के बाद आप सोचिए कि आपको हुंडई मोटर में पैसे लगाने हैं। हुंडई मोटर इतनी बड़ी कंपनी, कोई नुकसान नहीं है इस कंपनी में, लेकिन लिस्टिंग पे आप पैसे लगाने से थोड़ा बचिए, क्योंकि इसमें मिलने के चांसेस लगभग 100% के बराबर है। अगर आपने लगाया तो समझिए आपको इसका अलॉटमेंट होना ही है, और लिस्टिंग कहीं ना कहीं आप फ्लैट टू नेगेटिव साइड मान के चल सकते हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ इसके प्राइस बैंड की हुंडई मोटर के, तो हुंडई मोटर का जो प्राइस बैंड था 1865 से लेकर 1960 के प्राइस बैंड पे है। आपको हमेशा अपर बैंड पे लगाने हैं पैसे। 7 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के लिए। अगर आप एम्प्लॉय है तो 186 पर शेयर का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो अगर मैं अब इतने सारे समरी के बाद अगर मैं इसके पीयर कॉम्पिटिटर की बात करूं, जो कि एक मारुति है, तो अगर पीयर कॉम्पिटिटर्स में हुंडई और मारुति का कंपेयर करती है, तो अगर आइए आप देखिए, नेटवर्थ की बात करिए तो नेटवर्थ में मारुति आगे निकला। आरओई, रिटर्न ऑन एम्प्लॉय इक्विटी, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो हुंडई का 12.3% था और ये 15.7 मारुति आगे। पैट की बात करें तो 30.5 और ये भी मारुति आगे निकल गया। एबिटा की बात करें तो एबिटा भी मारुति का ही ज़्यादा आता हुआ देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू भी मारुति का ज़्यादा आते हुए देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा फैक्टर जो हम आईपीओ में पैसे लगाने से पहले देखते हैं वो है पी रेशियो। तो पी रेशियो भी कहीं ना कहीं हुंडई और मारुति का सेम आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर हर चीज़ों में मारुति आगे निकल गया, पी रेशो भी लगभग कंपनी का सेम आता हुआ देखने को मिल रहा है, तो वाई नॉट मारुति। आप अच्छे वैल्यूएशन में मारुति है, आप मारुति पे जा सकते, बैट ले सकते, लेकिन हुंडई में आप लीजिए, लेकिन लिस्टिंग के बाद आप इस पर बैट लगाने की हम सोच सकते। बाकी तो डिसीजन सारा आपका ही है। अगर मैं इसके जीएमपी की बात करूँ तो जीएमपी में एक मेजर क्रैकडाउन देखने को मिला है हुंडई के जीएमपी में। 89% का मेजर क्रैकडाउन आता हुआ देखने को मिल रहा है, और मात्र 3% ही ऊपर ग्रे मार्केट प्रीमियम में ये अभी ट्रेड करता हुआ दिखने को मिल रहा है। मतलब जो इशू प्राइस था जितना भी इसका इशू प्राइस था 1960, तो 1960 से 3% ऊपर, बस ट्रेड सिर्फ 3% ऊपर हुंडई मोटर का आईपीओ ट्रेड करता हुआ देखने को मिला, जो कि हो सकता है कि एक समय बाद नेगेटिव भी हो जाए। तो मेरा तो ये कहना है, इतनी सारी समरी देने के बाद आप फिलहाल के लिए अवॉइड करिए, पिछला पास्ट वगैरह सब देख कर। बाद में लिस्टिंग के बाद जैसे ही इसका शेयर थोड़ा नीचे आता है, उसके बाद हम ज़रूर इस पर बैठ लेंगे, क्योंकि कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत बढ़िया कंपनी है, शानदार गाड़ियाँ लेकर आती है, सब चीज़ें अच्छी है। लेकिन वो ये बहुत बड़े साइज़ का आईपीओ, और ये साइज़ का आईपीओ लिस्टिंग डे पर तो कभी गेन देकर नहीं जाते, ऐसा इतिहास बताता है। तो ये बात थी हुंडई मोटर आईपीओ की। आगे की तमाम जानकारी के लिए बने रहिएगा। नमस्कार।